ये है क्वेश्चन नंबर 1 रोटेशन का एस.सी. वर्मा सर की बुक का। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है। क्वेश्चन में हो ये रहा है कि ए व्हील इज मेकिंग रिवॉल्यूशंस अबाउट इट्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म गिवन है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट रीचेज 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। तो 4 सेकंड में 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड को ये अटेन कर लेता है और रेस्ट से स्टार्ट होता है, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग दीज 4 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से ये घूम रहा है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हम जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है रोटेशनल मोशन की वो लगा सकते हैं। कौन कौन सी है वो इक्वेशन? वो है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा के बराबर। ये इक्वेशन लगा सकते हैं। इन इक्वेशंस को लगाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो कंडीशन है, जो शर्त है वो ये है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब इसमें हुआ ये कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट रीचेज 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो 100 रोटेशन कहो या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड में। तो उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हमको इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब ये बन जाएगा 100 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड, और 4 सेकंड में ऐसा होता है। तो हम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा लेते हैं। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इसकी जो है वो हम लिखेंगे 200 पाई के बराबर। तो 200 पाई रेडियन पर सेकंड, इनिशियल कितनी थी? 0 थी, प्लस अल्फ़ा, और कितने टाइम में ऐसा हुआ था? 4 सेकंड में। तो सॉल्व करने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 50 पाई के बराबर, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगी। लेकिन अगर हमको इसे कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में जिसमें कि आंसर गिवन है रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर में, तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर देंगे? 2 पाई से। तो ये 50 पाई अपॉन 2 पाई रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई से डिवाइड करने पर ये बन जाएगा 25 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर इसके फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद आते हैं हम सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है? फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, ये तो हो गया। फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग दीज 4 सेकेंड्स। तो कितने एंगल से रोटेट कर गया? तो इसके लिए हम इक्वेशन लगा लेते हैं सेकंड वाली। ये जो सेकंड इक्वेशन है ये थी फर्स्ट, ये है थर्ड। तो सेकंड इक्वेशन को लगाते हैं। तो डेल्टा थीटा हमको कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट कितना है? 0 है। टाइम कितना था? 4 सेकंड था, प्लस हाफ। अब जो अल्फ़ा हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर उसका यूज़ होगा। अल्फ़ा को हम लिखेंगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। तो मैंने लिखा 50 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना था? 4। तो 4 का हमने कर दिया स्क्वायर। तो डेल्टा थीटा सॉल्व करने पर ये आएगा 25 पाई, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 इंटू 25 करते हैं तो ये पाई 16 5 80, तो 0, और ये हो गया 40। तो 400 पाई रेडियन। तो 400 पाई रेडियन आया। ये आंसर हुआ इसका। ये आंसर हो गया सेकंड पार्ट का क्वेश्चन के, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए व्हील रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन covers 50 revolutions in the first 5 seconds after the start। स्टार्ट से कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए इसने? 50 रेवोल्यूशन। स्टार्ट हो रहा था यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, और 50 रेवोल्यूशन कंप्लीट किए हैं, यानी कि इसमें भी रेडियन में जरूरत कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी तो हमें 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द 5 सेकंड्स। तो 5 सेकंड्स के बाद
उसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है ये निकालना है। तो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है पार्टिकल, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा सकते हैं, अल्फा कांस्टेंट है इसमें। तो सबसे पहले क्या निकालना है, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हुआ ये था कि 50 रिवॉल्यूशन इसने कंप्लीट किए, यानी कितने एंगल से घूम गया होगा, ये घूम गया होगा 2 पाई इंटू 50 रेडियन से, और कितना हुआ ये 100 पाई रेडियन के इक्वल। कितना टाइम लगा है, फर्स्ट 5 सेकेंड। तो टाइम की जो वैल्यू है वो हमको लेनी है इसमें 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में ऐसा हुआ, इससे घूम गया। तो हम इसमें सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाते हैं। सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन रोटेशन की है, डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो डेल्टा थीटा को कितना लिखा हमने, 100 पाई। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट होता है, प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी है निकालनी है, और टाइम कितना था 5 सेकेंड था। तो ये 5 का हमने स्क्वायर कर दिया। सिंप्लीफाई करें इसको तो ये होगा 200 पाई इक्वल्स टू अल्फा इंटू 25। तो अल्फा की वैल्यू आती है 200 पाई अपॉन 25। ठीक है, तो सॉल्व करने पर 200 को हम डिवाइड करते हैं अगर 25 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और अगर रिवॉल्यूशन पर सेकंड में आंसर देना है तो उसको 2 पाई से डिवाइड करना होगा। तो हम लिख देते हैं, और अल्फा इक्वल टू 8 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, दैट इज 4 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर दी हमने। अब निकालना है हमको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि आफ्टर 5 सेकंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो उसके लिए हम लगाते हैं फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। So final angular velocity omega initial is 0 because it starts from the rest. Alpha we have just calculated, it is 8 pi into time is 5 second. तो सॉल्व करने पर ये कितना आया 40 पाई के इक्वल। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी आई है इसका आंसर होगा 40 पाई रेडियन पर सेकंड। लेकिन अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है रिवॉल्यूशन में तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड के बराबर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का डिस्कशन। तो ये बस अब है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने। इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन गिवन है क्वेश्चन में, वो सिचुएशन ये है, ए व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट is uniformly accelerated at 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर फॉर द 10 सेकंड्स। तो इनिशियली इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 10 सेकंड तक। रेस्ट से इसने स्टार्ट किया इसलिए इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 लेंगे हम। इट इज अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट 10 सेकंड्स एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड्स। फाइंड द टोटल एंगल रोटेटेड बाय द व्हील। तो टोटल एंगल कितना इसने रोटेट किया ये हमको क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो है उस इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए हम सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे। काइनेमेटिकल इक्वेशन हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन क्वेश्चन में कांस्टेंट है। तो डेल्टा थीटा 1 इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो उसको मैं 0 इंटू टी कर लेता हूँ, प्लस हाफ अल्फा कितना गिवन है क्वेश्चन में 4 और टाइम कितना गिवन है 10, तो 10 का स्क्वायर। तो डेल्टा थीटा 1 ये कितना जाएगा, ये सॉल्व करने पर जाता है 200 रेडियन। तो जब ये एक्सेलरेट हुआ पहले 10 सेकंड में तो कितने एंगल से घूम गया 200 रेडियन से। अब इसके नेक्स्ट 10 सेकंड तक चलना है इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। तो पहले 10 सेकंड के बाद अगले 10 सेकंड में इसने कितनी एंगुलर वेलोसिटी अचीव कर ली होगी वो लिखते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट 0 और अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और टाइम कितना है t यानी 10 सेकंड। तो ये 40 रेडियन पर सेकंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। अब ये नेक्स्ट 10 सेकंड तक इसको चलना है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। तो जिस एंगल से ये घूमेगा वो हो जाएगा डेल्टा थीटा 2 इक्वल टू ओमेगा इंटू टी के बराबर। तो ओमेगा कितना है 40 है, टाइम कितना है 10 सेकंड है, तो कितना हुआ 400 रेडियन पर सेकंड।
इसके बाद फिर क्या हुआ, अब ये इट इज ब्रॉट टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो फिर इसको 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से ही रेस्ट में लेके आए। ये क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसको हम सेम एंगुलर वेलोसिटी से फिर 0 पर लेके आएंगे तो इसमें जो एंगुलर रिटार्डेशन रहा होगा या एंगुलर डिसलेरेशन रहा होगा वो सेम रहेगा। कैसे इसको चेक कर सकते हैं कि मान लो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 400 है, ठीक है, और माइनस अल्फा डैश और इनटू टी, तो इससे अल्फा डैश कितना जाएगा, ये 40, अल्फा डैश की जो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आई थी 40 आई थी, सॉरी 400 नहीं, तो 40 माइनस अल्फा डैश इनटू टी, तो अल्फा डैश की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आता है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये जो एंगुलर डेसेलरेशन है ये भी उतना ही होगा जितना कि एंगुलर एक्सेलरेशन था। अब कितने एंगल से घूमेगा, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम फिर काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा लेते हैं, डेल्टा थीटा, अच्छा अब हमको ओमेगा पता है, हम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा 3। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 0 है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ये थी 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा कितना है -4 है और डेल्टा थीटा 3। तो सॉल्व करने पर कितना था देखते हैं, तो डेल्टा थीटा 3 इक्वल टू 40 का स्क्वायर, तो 40 इंटू 40 अपॉन, और ये कितना हो जाएगा नीचे 8 हो जाएगा, तो 8 से कैंसिल कर देते हैं, तो 8 5 40 और ये कितना हो गया 200 रेडियन। तो इस बार ये कितना एंगल से रोटेट हुआ है 200 रेडियन से। तो टोटल मिला के जितना एंगल से ये रोटेट हुआ उसको निकालते हैं हम, डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा 3। तो पहले 200 रेडियन पर सेकंड, दूसरे वाले केस में था ये 400 और थर्ड में फिर 200 आया है, तो सारा मिला के ये हो जाएगा 800 रेडियन, ठीक है। तो 800 रेडियन के एंगल से ये व्हील इस पूरी प्रोसेस में रोटेट करेगा। ये था डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 3 पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि a body rotates about a fixed axis with an angular acceleration of 1 radian per second square। तो 1 radian per second square का angular acceleration है। Through what angle does it rotate during the time in which its angular velocity increases from 5 radian per second to 15 radian per second। तो पहली इंफॉर्मेशन से हमको क्या मिलेगा, पहली इंफॉर्मेशन ये है, a body rotates about a fixed axis with an angular acceleration of 1 radian per second square। Through what angle a body rotates about fixed axis 1 radian per, अच्छा तो अल्फा हमको पता चल गया इससे, तो अल्फा कितना है 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब थ्रू व्हाट एंगल डज इट रोटेट ड्यूरिंग द टाइम इन विच इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 5 रेडियन टू 15 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि हमको थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन इसमें लगानी है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी फाइनल हो जाती है 15, तो 15 का स्क्वायर, इनिशियल कितनी थी 5 थी, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2, एंड अल्फा इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज 1 रेडियन पर सेकेंड, एंड डेल्टा थीटा वी हैव टू कैलकुलेट हियर। सो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 15 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, so 225 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व कर देंगे तो डेल्टा थीटा की जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी 200/2, यानी कि 100 रेडियन के बराबर। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी
रोटेटिंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है। एज इट कंप्लीट्स द 5th रिवोल्यूशन आफ्टर द स्टार्ट, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रोटेटिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एज इट कंप्लीट्स द 5th रिवोल्यूशन आफ्टर द स्टार्ट। तो आफ्टर द स्टार्ट का मतलब ये है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी लेनी है, 0। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हम मान लेते हैं ओमेगा नॉट, और वो कितना लेना है, 0। और अल्फा कितना गिवन है क्वेश्चन में, चाहे तो हम इसको 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड में रख के डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आंसर उसी फॉर्मेट में दिया है, लेकिन सेफ्टी से हमारी आदत होनी चाहिए हमेशा कि हम इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करके सॉल्व करें। तो 2 × 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया अल्फा। और 5th रिवोल्यूशन कंप्लीट होने में एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यानी कि 5th रिवोल्यूशन कंप्लीट होने पर, 5 रिवोल्यूशन कंप्लीट होने पर, तो 5 रिवोल्यूशन कंप्लीट होने का मतलब ये है कि ये कितना एंगल से घूम गया होगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा। 5 रिवोल्यूशंस कंप्लीट होने का मतलब है 5 × 2 पाई, तो कितना हुआ ये 10 पाई रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें हो चुका है। तो हमें कौन सी इक्वेशन इसमें लिखनी चाहिए, हमको लिखना चाहिए 3rd काइनेमेटिकल इक्वेशन, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर, इनिशियल 0 है, प्लस 2 अल्फा की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, अल्फा की वैल्यू है 4 पाई, एंड डेल्टा थीटा कितना है, ये है 10 पाई। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 80 पाई स्क्वायर। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा पाई, और 80 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट, इसको मैं लिख लेता हूँ 4 × या 16 लिख देते हैं इसको हम, 16 × 5, तो ये हो जाएगा 4 पाई अंडर रूट 5। ये आंसर आ गया रेडियन पर सेकंड में। लेकिन अगर हमको इसका आंसर चाहिए कि इसमें रिवोल्यूशन पर सेकंड में 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो ओमेगा को 2 पाई से डिवाइड कर दें तो ये बचेगा 2√5 रिवोल्यूशन पर सेकंड। ये आंसर हो गया इसका। ठीक, तो ये भी आसान सा ही क्वेश्चन था। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं अभी तक जो हम सॉल्व कर रहे हैं उन सभी में केवल एप्लीकेशन है काइनेमेटिकल इक्वेशंस का, कि उनको आप कैसे यूज़ कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, ए डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड, फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ ए पॉइंट ऑन द रिम, द मिडिल पॉइंट ऑफ ए रेडियस। तो रेडियस के मिड पॉइंट की स्पीड क्या है, ये 2 चीज़ें हमको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट शुरू हुआ है यहाँ से, तो हम एक डिस्क बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने बना ली है एक डिस्क, इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, जिससे कि डायग्राम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साफ साफ नज़र आए। और इसका रिम भी बना लें ज़रा थोड़ा थिक, ये हमने इसका रिम बना लिया। एंड इसका जो रेडियस है उसको भी हम शो कर देते हैं। तो ये है भाई इसका यहाँ रेडियस, जिसको कि एक एरो से हमने दिखा दिया है। ठीक है कितना ये रेडियस कितना है, तो रेडियस की जो वैल्यू है r, ये गिवन है 10 सेंटीमीटर। और जो एक्सिस है वो एक्सिस के सेंटर से पास हो रही है, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है। पेयर रोटेशन का ये क्वेश्चन है या केस है। और एंगुलर स्पीड कितनी है इसकी, ओमेगा गिवन है 20 रेडियन पर सेकंड के बराबर। फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ पॉइंट ऑन द रिम, लीनियर स्पीड निकालना है। तो लीनियर स्पीड का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या होता है, v इक्वल टू होता है ओमेगा r। ठीक है, जिसमें ओमेगा कितना है क्वेश्चन में, ये है 20 और रेडियस की वैल्यू कितनी है 10। तो इसको सेंटीमीटर में था तो मीटर बदलने के लिए मैं 100 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो v इक्वल टू कितना जाएगा, यह जाएगा 2 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसके अलावा इस डिस्क का जो हर एक पॉइंट है उसकी एंगुलर स्पीड सभी की सेम है, हर एक पॉइंट की सेम है, क्योंकि सारे पॉइंट सेम टाइम में सेम एंगल से रोटेट करते हैं। ठीक है, लेकिन
अलग अलग पॉइंट की लीनियर स्पीड अलग अलग है, क्योंकि इसके जो कई सारे पॉइंट्स हैं वो बहुत सारे पॉइंट अलग अलग रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं। तो v इक्वल टू ओमेगा आर में ओमेगा सेम है, आर डिफरेंट है। तब इन्होंने जो पूछा है अगला पार्ट वो है मिडिल पॉइंट ऑफ द रेडियस। तो जो मिडिल पॉइंट है, ये मैंने मिडिल पॉइंट बनाया इसका, ये मिडिल पॉइंट है। तो जो मिडिल पॉइंट है ये r/2 रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होगा। इसके जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो कितना है, r/2 के बराबर है। और इसकी लीनियर स्पीड में बनाओ जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो कितनी है, ओमेगा r/2 के बराबर। ठीक है, ये पार्ट ए का आंसर था। पार्ट बी के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं थोड़ा सामने से हट जाता हूँ। बी के लिए v डैश इक्वल टू ओमेगा r/2। तो ओमेगा की वैल्यू थी 20 और r गिवन था क्वेश्चन में 10, तो 10/2 हो जाएगा। इसको 100 से डिवाइड कर दिया जिससे कि SI यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो सॉल्व करने के बाद v डैश की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आ जाता है 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ पार्ट बी का आंसर और ये था पार्ट ए का आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन हमने, या डिस्कशन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में जो सिचुएशन है इसको देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है ए डिस्क रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, खुद की एक्सिस के अबाउट डिस्क रोटेट कर रही है विद ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द डिस्क स्टार्ट रोटेटिंग। दो एक्सेलरेशन यहाँ पर पूछे, कौन कौन से पूछे हैं, रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो उसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, एक डिस्क बना लेता हूँ यहाँ पर, और ये है हमारी डिस्क। इसका साइज और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कलर चेंज कर दें ज़रा, जिससे कि डायग्राम जब हम बनाएं तो हमको वो साफ साफ नज़र आए। और डिस्क की जो रिम है उस रिम की थिकनेस थोड़ी बढ़ा लेते हैं। ये डिस्क की रिम हमने बना ली, ठीक है, ये डिस्क है। और रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस नहीं दिया है लेकिन हमको 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। यानी उस पार्टिकल की बात हो रही है जो पार्टिकल 1 सेंटीमीटर की रेडियस पर घूम रहा होगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो डिस्क का रोटेशन है वो रोटेशन किस तरह से चल रहा है। डिस्क के रोटेशन को हम मान लेते हैं कि डिस्क रोटेट कर रही है सपोज इस तरह से क्लॉकवाइज सेंस में, और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है इसका, अल्फा के बराबर है। फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं निकालूं तो उसके लिए लिखता हूं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ए डिस्क रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड द रेडियल एंड ऑफ द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द डिस्क स्टार्ट रोटेटिंग, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, प्लस अल्फा लिखा हमने 4 टाइम था 1। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू कितनी आई, 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है 4 रेडियन पर सेकेंड। अब हमको निकालना क्या है, इसमें सेंटर से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल है। तो हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये एक पार्टिकल मैंने बना लिया। ठीक है, ये पार्टिकल मैंने बनाया कहाँ पर है, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इसके सेंटर से। ये है इसका सेंटर ओ। तो ये पार्टिकल जिस रेडियस के सर्कुलर पाथ पर चल रहा होगा उस सर्कल की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ये हमने इसमें बना लिया है। ठीक है, ये इसकी रेडियस है। तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा वो इधर आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो मैंने एरो बनाया, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड बनाई है और वो इसकी वैल्यू कितनी होगी, अल्फा
इंटू रेडियस आर, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैं लिखूँ अगर ए टी से, तो ए टू इक्वल टू होगा अल्फा आर। अल्फा कितना था 4 और रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तो उसको मैं 1/100 कर देता हूँ। तो सॉल्व करने पर अच्छा इसका आंसर पीछे सेंटीमीटर में दिया है, तो मैं इसको 4 × 1 ही रखता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। इसके अलावा दूसरा क्या निकालना है, रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है। तो रेडियल एक्सेलरेशन होगा, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए आर इक्वल टू वो होगा ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाती है 4 रेडियन पर सेकंड के बराबर है, जो हमने यहाँ कैलकुलेट की थी। कोइंसिडेंटली ये भी 4 ही आ रही है एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर। तो ये 4 और रेडियस कितनी लेनी है हमको, जिस रेडियस पे चल रहा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इंटू 1, तो रेडियल एक्सेलरेशन आ जाएगा 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो एक एक्सेलरेशन रेडियल आ गया और एक आ गया इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये दोनों एक्सेलरेशन में निकाल लिए। इसके अलावा कुछ और तो नहीं पूछा था, बस यही पूछा है। रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम चाहें तो दिखा सकते हैं। इसमें रेडियल एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड द सेंटर, यानी कि इस तरफ। तो ये होगा ए आर और ए टी तो मैंने पहले ही बता दिया था कि वो है इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये ए टी की डायरेक्शन है। अल्फा को हमने क्लॉकवाइज सेंस में लिया है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं हम, क्या सिचुएशन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है ए ब्लॉक हैंग्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग wrapped on a disc of radius 20 सेंटीमीटर फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। तो इसकी एक्सिस के अबाउट डिस्क फ्री है रोटेट करने के लिए, और एक स्ट्रिंग उससे रैप कर दी गई है डिस्क से, और एक ब्लॉक नीचे लटका दिया है दूसरे एंड से, ठीक है। फिर क्या होता है, विच इज फिक्स्ड इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ए block hangs from a string wrapped on a disc of radius 20 centimeter free to rotate about its axis which is fixed in a horizontal position। क्या चीज हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, ठीक है। डिस्क वर्टिकल प्लेन में मूव करेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन हॉरिजॉन्टल है। if the angular speed of the disk is 10 radian per second at some instant, with what speed the block गोइंग डाउन एट दैट इंस्टेंट। तो इस सिचुएशन को जरा मैं एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो फिर हम बनाते हैं एक डिस्क यहाँ पर। तो ये मैंने एक डिस्क बना ली, साफ साफ जरा दिखे आपको। तो इसका हमने कलर भी चेंज कर दिया है। अब इसकी रिम बना देते हैं जरा एक। ये एक डिस्क है, ये उसकी रिम है। एक ब्लॉक लटका देते हैं इसके साथ। ये ब्लॉक लटका देंगे हम यहाँ, ठीक है। ब्लॉक को कर देते हैं हम यहाँ पर, ये ब्लॉक है। और ब्लॉक का कलर भी थोड़ा चेंज कर दें। स्ट्रिंग कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ में एक। तो हमने मान लिया कि ये ब्लॉक के साथ में एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है। ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है ब्लॉक के साथ। और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कैसी है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसकी हॉरिजॉन्टल। यहाँ से ये हिंज्ड है, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये जो ब्लॉक है, इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क इज 10 रेडियन पर सेकेंड, तो इस इंस्टेंट पर जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा वो कितनी है 10 रेडियन पर सेकंड के बराबर है। विद व्हाट स्पीड द ब्लॉक गोइंग एट दैट इंस्टेंट। तो यहाँ पर जो रिलेशन है या जो स्पीड है ब्लॉक की वो हम कंस्ट्रेंट से निकालेंगे। कंस्ट्रेंट ये है कि ब्लॉक की स्पीड है अगर v, तो स्ट्रिंग का जो हर एक पॉइंट है वो भी किस स्पीड से मूव कर रहा है, v स्पीड से मूव कर रहा है स्ट्रिंग की लेंथ के अलावा।
स्ट्रिंग की लेंथ के अलावा हर एक पॉइंट की स्पीड कितनी है, v के ही बराबर है। तो जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला पॉइंट डिस्क पर भी है और ये वाला पॉइंट स्ट्रिंग पर भी है। तो अगर इस पॉइंट को मैं मान लूँ कि ये डिस्क पर है, अगर ये पॉइंट डिस्क पर है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, ओमेगा आर। और अगर ये वाला पॉइंट स्ट्रिंग पर है तो इसकी स्पीड कितनी है, v। तो v इक्वल टू ओमेगा आर होगा। ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है 10 और रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पर v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बेसिकली इस क्वेश्चन से वो यही चेक करना चाहते थे कि आप ये कंस्ट्रेंट लगाना सीखे कि नहीं, कि ये जो ब्लॉक जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा यहाँ पर, वही स्पीड किसकी है, इस वाले पॉइंट की है। ये पॉइंट किस पर है, डिस्क पर है। तो डिस्क पर ये वाला जो पॉइंट है उसकी स्पीड है ओमेगा आर, और ये पॉइंट डिस्क पर भी है और स्ट्रिंग पर भी है, इसलिए दोनों की कंडीशन को उसे सेटिस्फाई करना होगा कि ये इस पॉइंट की स्पीड v भी है और ओमेगा आर भी हो, तो v इक्वल टू ओमेगा आर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है, और ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सिचुएशन ये है कि थ्री particles each of mass 200 gram are kept at the corners of an equilateral triangle of side 10 centimeter. Find the moment of inertia of the system about an axis joining two of the particles, और दूसरे केस में जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो है पासिंग थ्रू वन ऑफ द पार्टिकल्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पार्टिकल्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको जल्दी से सम अप करते हैं। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया है। तीन पार्टिकल्स इसके कॉर्नर पे रखे हुए हैं, तीनों का मास सेम है। सेम मास को मैंने रिप्रेजेंट किया है m से, हालांकि उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 200 ग्राम के बराबर है। पार्ट ए में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसके अबाउट निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कैलकुलेट करना है उस एक्सिस के अबाउट जो दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करती है। तो मैं ज्वाइन करने वाली जो एक्सिस है वो मान लेता हूँ ये है, ठीक है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो मैंने एक्सिस बनाई ये वाली एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो ये वाला पार्टिकल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। जो ये वाला पार्टिकल है इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, क्योंकि इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल इस वाले पार्टिकल का आएगा, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये, इसको मान लेता हूँ मैं h के बराबर है, और ये है सपोज l के बराबर। इसकी हर एक साइड की लेंथ हम मान लेते हैं l। तो h और l का जो रिलेशन है वो क्या होगा, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो इसको हम लिख सकते हैं sin 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन हाइपोटेन्यूस l। तो h की वैल्यू आ जाएगी √3/2 l के बराबर। ठीक है, ये h की वैल्यू है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज √3l/2 वेयर l इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो पार्ट ए सॉल्व करते हैं हम। पार्ट ए सॉल्व करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल एक ही पार्टिकल का लिखना है। फॉर्मूला होता है m इंटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3l/2, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और हम इसमें m और l की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। m और l की भी वैल्यू अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आंसर है 1.5 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर। ये था पार्ट ए इसका। नाउ कम टू द पार्ट बी। पार्ट बी में क्या हो रहा है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ से पास हो रही है, किसी एक पार्टिकल से पास होती है और प्लेन की परपेंडिकुलर है, यानी कि किसी एक पार्टिकल से पास होती है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पार्टिकल से पास होगी उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना हो जाएगा, 0 बना दिया हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जिस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो सपोज ये वाली एक्सिस है जो यहाँ से पास होती है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल रखा हुआ है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, दूसरा पार्टिकल ये है, तीसरा पार्टिकल ये वाला है। ठीक है,
डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी l, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितनी है l के बराबर है। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल पार्टिकल नंबर 2 और पार्टिकल नंबर 3 का आएगा। इसका जो ये वाला पार्टिकल है जहां से एक्सिस पास हो रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये आएगा पार्ट बी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल 2 पार्टिकल्स का आएगा। तो I इक्वल टू एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, और I इक्वल टू 2 एम एल स्क्वायर। मास और लेंथ की अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली जो आंसर हमारे पास आता है वो है 4 इंटू 10 टू द पावर -3 kg मीटर स्क्वायर। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको हम यहीं पर कोई फर्दर डिस्कशन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर इसको कंप्लीट करता हूँ और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का स्टेटमेंट ये है, पार्टिकल ऑफ मासेज 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 100 ग्राम आर कैप्ड at the marks 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, 100 centimeter respectively on a meter scale. Find the moment of inertia of the system of particles about a perpendicular bisector of the meter scale. तो एक मीटर स्केल है और जिस पर मार्क्स, ग्रेजुएशन मार्क्स बने हुए हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक। और जो 1 सेंटीमीटर मार्क है वहाँ पर एक मास रखा हुआ है 1 ग्राम का, 2 पर 2 ग्राम का, 3 सेंटीमीटर के मार्क पर 3 ग्राम का, एंड सो ऑन। इस रॉड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट एक एक्सिस जो कि रॉड के परपेंडिकुलर है और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, उस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो उसका डायग्राम बना लेते हैं हम पहले। तो हमने मान लिया कि ये सिचुएशन है। इसमें आप देख रहे हो कि एक रॉड है, एक मीटर स्केल है, और इसमें मार्किंग किस तरह से की हुई है, इसमें मार्किंग इस तरह से है कि ये है 0, ये 1, 2, 3। तो जो 1 सेंटीमीटर मार्क है इस पर रखा हुआ है 1 ग्राम, जो 2 सेंटीमीटर मार्क है वहाँ रखा हुआ है 2 ग्राम, 3 सेंटीमीटर मार्क पर रखा हुआ है 3 ग्राम, और इस तरह से फाइनली 100 सेंटीमीटर का जो मार्क है वहाँ पर रखा हुआ है 100 ग्राम का एक पार्टिकल। अब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो कौन सा है, वो होगा ये, यहाँ पर कहाँ पर होगा, ये 50 सेंटीमीटर के मार्क पर। और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसी एक्सिस के अबाउट, जो कि 50 सेंटीमीटर के मार्क से पास होती है और इसकी लेंथ की परपेंडिकुलर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला वही लगाएंगे पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, कि अगर कोई पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर r है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। तो यहाँ पर कई सारे पार्टिकल्स हैं, तो हम हर एक का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे, यानी m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² एंड सो ऑन, ये लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन को थोड़ा कम करने के लिए, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए हम एक सिमेट्री कह सकते हैं उसको, कि सिमेट्री की सिचुएशन देखते हैं कि जो 51 सेंटीमीटर मार्क पर जो पार्टिकल है और उसका मास कितना है, उसका मास है 51 ग्राम। इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, उसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, ये जो मैंने बनाई। और इसी तरह से जो 49 ग्राम का जो मास है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो जब मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा 49 ग्राम का, तो मास लिखता हूं मैं 49 और डिस्टेंस कितनी है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से 1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, प्लस फिर 51 ग्राम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, तो 51 इंटू डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। 1 के स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, अंदर बचता है 49 प्लस 51 यानी कि 100 के इक्वल, तो 1 का स्क्वायर इंटू 100 ये बचेगा। इसी तरह से मैं दूसरा पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखता हूँ जो कि 48 ग्राम का है, ये 48 ग्राम का पार्टिकल है, ठीक है, ये वाला। इसकी डिस्टेंस कितनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये है 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और यहाँ 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो पार्टिकल होगा वो होगा 52 ग्राम का। तो जो 48 सेंटीमीटर पर है या 48 ग्राम का है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 48 इंटू 2 का स्क्वायर, प्लस जो दूसरा वाला पार्टिकल है
कौन सा वाला पार्टिकल जो कि 52 सेंटीमीटर पर है और 52 ग्राम का है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मास 52 इंटू डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसमें से 2 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचता है 48 प्लस 52, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 100। तो इस तरह की सिमेट्री सभी जगह हमको मिलती जाएगी। इसके बाद हम आगे पार्टिकल लेंगे 53 ग्राम का, तो 3 सेंटीमीटर पर होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कितना आ जाएगा, 47 ग्राम का आएगा, वो भी 3 सेंटीमीटर पर होगा। तो 47 प्लस 53 जिस तरह से यहाँ पर हमने किया है वो भी 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सिमेट्री को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसका सोल्यूशन मिलेगा हमको थोड़ा जल्दी। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा जल्दी करता हूँ यहाँ पर और इसको ये हमने लिख दिया इसको। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस का लिखा हुआ है ये आप देख रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये 51 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, उसके करस्पॉन्डिंग ये 49 ग्राम का जो कि 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। फिर 52 ग्राम है 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। फिर 48 ग्राम है 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से बराबर डिस्टेंस पर हम देख रहे हैं। सिमिलरली जो 1 ग्राम का पार्टिकल है, 1 ग्राम का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यानी कि जो 50 सेंटीमीटर की हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन ली है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, ये है 49 सेंटीमीटर पर। और उसके करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल है वो है 99 सेंटीमीटर, वो 99 ग्राम वाला, और उसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस भी 49 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 इंटू 49 का स्क्वायर, और यहाँ पर मिलेगा हमको 99 इंटू 49 का स्क्वायर। तो 49 हम कॉमन का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 99 ये भी 100। ठीक है, इस तरह से सेट होता जाएगा। और एक टर्म जो है जिसका पेयर नहीं बनेगा वो ये वाली है, कौन सी, जो कि 100 सेंटीमीटर मार्क पर मास है और उसकी वैल्यू कितनी है, 100 ग्राम के बराबर है। इसका कोई पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि जो 0 मार्क है उस 0 मार्क पर 0 ग्राम का मास रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका पेयर नहीं बनेगा, इसको हम सेपरेटली लिख लेंगे, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको एक्सप्रेस किया। अब इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं अगली स्टेप में। इसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे, ये मैंने सभी में से जो 2 टर्म कॉमन आ रही थी उनमें से कुछ कुछ चीज़ें कॉमन लेके रख लिया है। जैसे कि सबसे पहली वाली और जो सेकंड लास्ट वाली थी, इसमें से जैसे 49 का स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर 49 का स्क्वायर कॉमन है, तो 49 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 99। 48 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर 2 प्लस 98। सिमिलरली हम आगे बढ़ते जाते हैं, और एक टर्म जो अकेले छूट गई है जिसका पेयर नहीं बना है वो ये है 100 इंटू 50 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसको। तो जो 1 प्लस 99 2 प्लस 98 आ रहा है, इन सभी में से हमने इन सभी को ऐड करके जो कि 100 के बराबर आएगा, 100 को हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है 49 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 1 का स्क्वायर। और सबसे लास्ट में वाली जो टर्म थी जिसमें एक 50 था, उस 50 के स्क्वायर को भी हमने यहाँ पर अंदर ले लिया है। ठीक है, अब इसमें देखो कि इसको रीअरेंज करता हूँ मैं, 1 से लेके 50 तक जाऊँगा इन सभी टर्म को। तो मैंने लिखा ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कहाँ तक, प्लस 50 का स्क्वायर, और 100 आ चुका है इसमें कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पर जो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इन सभी का जो समेशन है, यानी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम को ऐड करने का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। किस चीज़ का फार्मूला है लिखा मैंने यहाँ पर, अगर नेचुरल नंबर के स्क्वायर का हमें सम करना है तो उसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, जितने नंबर ऐड करना है वो n की वैल्यू है। तो हमारे पास कितनी टर्म्स है यहाँ पर, 50 टर्म्स हैं। तो n की वैल्यू हम रखेंगे 50, तो ये होगा 50। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 50 हो गया इसी फार्मूले के हिसाब से। ये कितना हो जाएगा 50, फिर n प्लस 1 यानी 50 प्लस 1, फिर होगा 2n प्लस 1 यानी 2 इंटू 50 प्लस 1, 100 एज इट इज़ है। इस पूरे को अगर हम सॉल्व कर दें तो उसको सॉल्व करने के बाद
हमारे पास आता है 4292500, लेकिन ये जो आंसर है ये है अभी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमको आंसर लिखना है एसआई यूनिट में, तो हम इसको चेंज करते हैं किस में, इसको हम चेंज करेंगे एसआई यूनिट में। तो एसआई यूनिट में चेंज करने के लिए हम ग्राम को अगर कन्वर्ट करते हैं केजी में, तो हमको लिखना होगा 10⁻³ केजी, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो ये होगा 10⁻⁷ केजी मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर कुल कितने डिजिट थे हमारे पास, ये था 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट है यहाँ पर, तो डेसिमल कहाँ जाएगा, सबसे पहले वाले डिजिट के सामने आ जाएगा। तो ये हो गया 0.4925 केजी मीटर स्क्वायर के बराबर। और इसको जो बुक में आंसर है इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख लिया गया है, 0.43 केजी मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा कह सकते हो कि लेंदी है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का स्क्वायर करना है, और आपको वो फार्मूला भी याद होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला है n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 में सिचुएशन ये है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पेयर ऑफ स्फीयर्स ईच हैविंग ए मास m एंड रेडियस r kept in contact about the tangent passing through the point of contact। तो दो स्फीयर हैं, दोनों कांटेक्ट में है, और जिस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो एक्सिस पास होती है दोनों की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। ठीक है, तो दो स्फीयर हम बना लेते हैं सबसे पहले। तो हमने दो ये स्फीयर बना लिए हैं, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने यहाँ पर बना ली। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बनी हुई है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। दोनों स्फीयर का जो मास है वो कितना है, सेम है, और कितना कितना है, इसका मास m और रेडियस कितनी है, r के बराबर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम किसी एक स्फीयर का निकालते हैं जो गिवन एक्सिस है ये वाली, इसके अबाउट, तो हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पर लगा लेंगे हम। इस एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो होती है I = ICM + MA²। तो जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो है I, और उसके पैरेलल एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास होती हो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM, और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, a के बराबर, और बॉडी का मास है m, तो ICM + MA² लिखते हैं। तो जो गिवन एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ये वाली, इसके पैरेलल हम एक एक्सिस बनाते हैं जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है स्फीयर की। तो ये मैंने एक एक्सिस बना ली, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना है, r के ही बराबर है, रेडियस r के ही बराबर है। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM, ये हम जानते हैं ये होता है 2/5 mr²। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब हम इसमें लगाएंगे तो ये होगा एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = ICM, ICM यानी 2/5 mr² प्लस बॉडी का मास m, और ये दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस यानी r²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कैलकुलेट होकर इस तरह से आता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है 7/5 mr² के बराबर। तो दोनों स्फीयर का मिला के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा टोटल, ये एक का है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 स्फीयर्स, क्योंकि यहाँ सिस्टम में हमारे पास 2 स्फीयर्स हैं, तो ये हो जाएगा 7/5 mr² प्लस 7/5 mr², यानी ये हुआ 14/5 mr² के बराबर, और ये हुआ आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें केवल पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन था।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या सिचुएशन है इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 0.5 kg एंड लेंथ 1 मीटर। तो मास गिवन है, लेंथ गिवन है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है 0.10 kg मीटर स्क्वायर अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द रॉड। ठीक है, तो रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर एक लाइन है और उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमको क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड। तो ये जो सिचुएशन है क्वेश्चन में, इसको जरा हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो एक रॉड बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें जो सिचुएशन है उसमें है एक रॉड। तो रॉड हम बनाते हैं यहाँ पर, ये हमने एक रॉड बना ली। क्लियरली विजिबल नहीं है इसलिए मैं इसका ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ। ये हमने रॉड बना ली है और इसकी जो बाउंड्री है वो है, ये है ब्लैक। ठीक है, ये रॉड है। इस रॉड के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन और बना लेते हैं हम यहाँ पर। इसको हमने ड्रॉ कर लिया। ये कहाँ से पास हो रही है लाइन? ये पास होती है रॉड के मिडिल पॉइंट से। ये लाइन मैंने एक बना ली। ठीक है, ये कहाँ से पास हो रही है? मिडिल पॉइंट से। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस लाइन के अबाउट गिवन है उस लाइन की डिस्टेंस हमको बताना है। तो मान लेते हैं कि इस मिडिल पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? x के बराबर है। मतलब ये तो मिडिल पॉइंट से पास होने वाली लाइन थी और दूसरी वाली लाइन एक और बना ली हमने उसके पैरेलल। डिस्टेंस कितना है उसके साथ में? उसका डिस्टेंस है x के बराबर। ठीक है, ये मिडिल पॉइंट कहाँ पर होगा? मिडिल पॉइंट होगा इसके सेंटर ऑफ मास पर। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है? सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास है रॉड का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है हमको इसके अबाउट I, और ये इस वाली लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ICM। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लिख सकते हो I इक्वल टू ICM प्लस मास m एंड डिस्टेंस x का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पहले हम मान लेते हैं रॉड का मास कितना है? m। तो ICM की वैल्यू कितनी होगी? ICM की वैल्यू होगी ml स्क्वायर बाई 12 के बराबर। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली x जो लेंथ के परपेंडिकुलर हो, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस जो रॉड की लेंथ की परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mx स्क्वायर इक्वल टू I। तो हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में हमको गिवन है I गिवन है, मास गिवन है, लेंथ गिवन है। ठीक है, और x की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो I की वैल्यू कितनी गिवन थी क्वेश्चन में? 0.10। तो मैंने लिखा 0.10 इक्वल्स टू मास कितना गिवन है रॉड का? 0.5 रख दिया हमने। लेंथ कितनी गिवन है इसमें? 1 मीटर, तो ये 1 का स्क्वायर अपॉन 12 प्लस मास कितना था? 0.5 kg, तो 0.5 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान काम है। इसको आप 0.5 से डिवाइड कर दीजिए पूरे को और 0.1 को लेके आ जाओ। सॉरी, ये जो एक टर्म है इसको लेफ्ट में ले आओ। तो 0.1 माइनस 0.5 बाई 12 और 0.5 से डिवाइड कर देते हैं। तो उसको तो ये 0.5 से हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये बचेगा यहाँ 1/5 माइनस 1/12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 12 इंटू 5, तो ये होगा 12 माइनस 5। कितना आया फर्दर सिंप्लीफाई करने पर? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 7। तो 7/60, और 7/60 को अगर हम कैलकुलेट करें तो मैं ज़रा कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो 7 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो ये जाएगा 0.116। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 0.116
6-7 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। अब इसका हमको निकालना होगा अंडर रूट भी। तो अंडर रूट 0.1167, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई करने पर x की वैल्यू आ रही है अंडर रूट लेने पर 0.34161। तो x को हम अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे 0.34 के बराबर, और ये हुआ इसका आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, तो कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन था। तो हम इसको करते हैं यहीं पर सम अप और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में सिचुएशन ये है कि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लेते हैं कि ये रिंग है, तो रिंग के सरकमफेरेंस से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होती है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये है डायग्राम में हम बनाते हैं। तो रिंग जैसा कि आप देख रहे हो, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास रिंग का, ये हो गया रिंग का सेंटर ऑफ मास, और जिस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो है ये वाली एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन है ये भी। तो I इक्वल टू ICM प्लस M इंटू ए स्क्वायर। तो जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो है I। इसके पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है, ये वाली जो यहाँ से पास होगी सेंटर ऑफ मास से और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है इस तरह से। ठीक है, तो ये कितना आता है इसके अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको ऑलरेडी मालूम है कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, होता है mr² प्लस मास m, और इसमें दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो कितना होता है, वो भी रेडियस r के ही बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा mr² प्लस mr² के बराबर। तो यहाँ से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया, तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आती है I इक्वल टू 2mr² के बराबर। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब अगर रेडियस ऑफ गायरेशन है k के बराबर, तो I इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है बॉडी का मास m इंटू k²। तो k² हो जाएगा I अपॉन m के बराबर। तो I कितना कैलकुलेट कर लिया है हमने, I की वैल्यू आ चुकी है 2mr² अपॉन m। तो उसको सिंप्लीफाई कर दें तो k की वैल्यू कितनी आ जाती है, √2 r के बराबर। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा √2 r के बराबर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और इसमें भी एप्लीकेशन किसका है, वही जैसा हमने पहले किया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द डिस्क इक्वल्स इट्स रेडियस। रेडियस ऑफ गायरेशन रेडियस के बराबर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर। और ये किसके बारे में बता रहे हैं, ये इन्होंने कहा है डिस्क के बारे में। तो हम एक डिस्क बना लेते हैं पहले। तो ये है एक डिस्क हमने बना ली। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं जिससे थोड़ी विजिबिलिटी इसकी क्लियर हो जाए। और ये हमने बनाई है, ये डिस्क है, और इसकी जो सरकमफेरेंस है और थोड़ी क्लियर है, हाँ अब ठीक है। ये तो ये एक डिस्क हमने बना लिया। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस हमने मान लिया कि r के बराबर है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द सेंटर। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू डिस्क इक्वल्स इट्स रेडियस। तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं उस लाइन के अबाउट कितना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम इसमें लगा रहे हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द डिस्क। तो डिस्क के प्लेन की परपेंडिकुलर एक लाइन है, तो मैं वो बनाता हूं
सपोज इस वाले पॉइंट से वो लाइन है और कितनी डिस्टेंस पर है, वो x डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये डिस्क है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिस्क है इस तरह की रेडियस r की, तो मैंने आर्बिट्ररी डिस्टेंस x पर एक एक्सिस मान ली है जो इसके डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, जैसा आप इसमें देख रहे हो। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं लिखूँ तो वो होगा I इक्वल टू ICM प्लस ma²। ये तो हुआ पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया, ये इक्वेशन हो गई। तो I इक्वल टू ICM कितना है, ICM होता है डिस्क का हाफ mr²। ICM मतलब एक्सिस ऑफ उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सेंटर से पास होती है और प्लेन की परपेंडिकुलर है, प्लस मास इनटू दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, वो कितना है x² के बराबर। तो ये तो आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और क्वेश्चन में हम इसको लिख देते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन अगर k है तो ये लिख दिया मैंने mk² के बराबर, ठीक है। अगर इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन k है तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्रेस किया जा सकता है एज mk²। अब क्वेश्चन में ये गिवन है सिंस k इक्वल टू r, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है कि k की वैल्यू कितनी है, r के बराबर है। तो मैं ज़रा पोजीशन चेंज कर लूँ अपनी, तो mk²। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करें और देख लेते हैं कि कितना आता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसको m को कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 r² प्लस x² इक्वल टू k²। और k² को कितना लिख दें हम, r के ही बराबर, तो r²। तो x² की वैल्यू आ जाती है r²/2। तो x की वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर आ रही है r/√2। और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, x इक्वल टू r/√2, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। तो इनिशियली जो पिछले 3-4 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें वर्मा सर ने जो क्वेश्चन डाले हुए हैं वो आपको ये सिखाना चाह रहे हैं इन क्वेश्चन के थ्रू कि आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करना सीख जाए, कैसे अप्लाई करना है, जिससे कि जेईई मेंस के या एडवांस के बड़े क्वेश्चन आते हैं उनमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का स्टेटमेंट ये है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m, स्क्वायर प्लेट जिसका मास m है, एंड एज ए अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो किसी एक डायगोनल के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो एक जरा हम स्क्वायर प्लेट पहले बना लेते हैं। तो स्क्वायर प्लेट मैं ज़रा लेके आता हूँ एक यहाँ। तो हमने मान लिया कि ये है एक स्क्वायर प्लेट, और इस स्क्वायर प्लेट को ये स्क्वायर प्लेट बना ली हमने, और इसकी जो बाउंड्री है वो कैसा कर दें, हम मान लेते हैं बाउंड्री इसकी थोड़ा ये बाउंड्री बना दी, ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। और हमको निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, डायगोनल के अबाउट। तो ये हमने मान लिया कि जिस डायगोनल के अबाउट निकालना है वो है डायगोनल ये वाला, ये डायगोनल हो गया। इसकी थिकनेस को थोड़ा बढ़ा देते हैं, साफ साफ देखिए ये डायगोनल है, और इसके कलर को भी हमने चेंज कर दिया, ठीक है। इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम किसके अबाउट है, हमको मालूम है उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस और उसके प्लेन के जो परपेंडिकुलर होती है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ICM कह देते हैं हम उसको। ICM इक्वल टू ma²/6, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो थ्योरम लगाने वाले हैं वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो एक तो एक्सिस हमने वही मान ली जो कि डायग्राम हमको दिख रहा है, एक तो हमने एक्सिस हमारे पास वही है जो कि डायग्राम है, जो कि डायगोनल डायग्राम में दिख रहा है कि एक्सिस ये है। दूसरी एक्सिस बनाते हैं हम ऐसी। तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो बाई सिमेट्री इन दोनों डायगोनल्स के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कैसा आएगा, सेम आएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। एक डायगोनल मैंने बना लिया है ये वाला,
ये एक और डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और मैं इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने वाला हूँ। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कैलकुलेट करना है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पर I1 लिख लेते हैं, ये I2 लिख लेते हैं। बाई सिमिट्री I1 और I2 कैसे आएंगे? सेम आएंगे। तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू कितना है? I के ही बराबर है, लेकिन मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए I1 I2 लिख लेता हूँ। तो ये होगा I1 प्लस I2 इक्वल टू उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है, यानी तीनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। मैं बात कर रहा हूं उस एक्सिस की जो कहां पर है, इस जगह पर है, यहां पर होगी एक्सिस सेंटर पे। ये इसका सेंटर ऑफ मास भी है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस तरह से है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ma²/6, तो हमने लिख दिया ma²/6 के बराबर। तो किसी एक डायगोनल के अबाउट कितना हो जाएगा? तो I1 प्लस I2 कितना होता है? I। तो I प्लस I इक्वल टू ma²/6। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, जरा मैं साइड हो जाऊं, इसमें आपको दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू ma²/12। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ एक डायगोनल के अबाउट, ठीक है। और यहाँ हमने अप्लाई किया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को। इससे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम के एप्लीकेशन चल रहे थे, यहाँ पर आ गया है एप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 में सिचुएशन क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि द सरफेस डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट एरिया of a circular disc of radius a depends on the distance from the center as rho equal to a plus br। तो ये r का फंक्शन है, यानी कि डिस्क के सेंटर से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं मास पर यूनिट एरिया चेंज हो रहा है, और जो फंक्शन दिया है उसके हिसाब से वो इंक्रीज हो रहा है। फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क थ्रू इट्स सेंटर। तो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है और इसके सेंटर से पास होती है, उस एक्सिस के अबाउट हमको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक डिस्क बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक डिस्क ड्रॉ कर ली, और मैं अपनी पोजीशन को ज़रा चेंज कर लूँ जिससे कि ये जो डिस्क है साफ साफ दिखती रहे आपको। ये एक डिस्क है और डिस्क की डेंसिटी कैसी है? वेरी कर रही है, मास पर यूनिट एरिया चेंज हो रहा है। तो हमने क्या काम किया कि x डिस्टेंस पर एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करते हैं। हम एक रिंग कंसीडर करते हैं इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, जिसकी थिकनेस कितनी है? dx के बराबर है। तो जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हमने एक dx थिकनेस की रिंग कंसीडर कर ली है, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी जो थिकनेस है ये है dx के बराबर। तो पहले हम इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि ये जो रिंग है, इस रिंग की थिकनेस इतनी कम है कि इस पर डेंसिटी या मास पर यूनिट एरिया कैसा है? कांस्टेंट है। तो हम इस एलिमेंटल रिंग का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² के बराबर। तो पहले हमको इस एलिमेंटल रिंग का मास निकालना होगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल रिंग ये होगा mr²। इसके मास को हमने रिप्रेजेंट किया है किससे? dm से। इसका जो मास है उसको हमने लिखा dm, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है? x। तो इस एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी खुद की एक्सिस यानी प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है और सेंटर से पास होती है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? dm इंटू x²। अब dm क्या है? dm है एलिमेंटल रिंग का मास। तो उस मास को हम कैसे लिखेंगे? मास को हम लिखेंगे मास पर यूनिट एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया कितना है? a प्लस bx है। सेंटर से x डिस्टेंस पर मास पर यूनिट एरिया a प्लस bx। और इस एलिमेंटल डिस्क का एरिया कितना है? इसका एरिया होगा सर्कमफेरेंस से 2πx और थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे dx। तो क्या निकल आएगा इसका एरिया? तो ये तो हुआ केवल मास इसका इंटू x²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एलिमेंटल रिंग का। तो एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिख लिया। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ द होल बॉडी, पूरी डिस्क का क्या होगा, ये जो एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे और कहाँ से कहाँ तक लिमिट होगी इंटीग्रेशन की, ये जो x है ये कहाँ से कहाँ तक बदलेगा, ये 0 से लेके और इसकी जो रेडियस गिवन है हमको क्वेश्चन में a तक बदलेगा। इसकी रेडियस कितनी है टोटल, a के बराबर है। तो x की वैल्यू 0 से a तक चेंज होती है। तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इसको हमने एडजस्ट कर लिया है और अब इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 5/5, लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं और फाइनली हमारे पास जो आंसर आता है वो है 2 पाई इंटू ए कैपिटल ए टू द पावर 4/4 प्लस b इंटू ए टू द पावर 5/5 के बराबर। तो कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, केवल वो स्टूडेंट्स जो कि 11th क्लास में हैं अभी, जिनको इंटीग्रेशन के साथ अभी कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा नहीं है, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u at an angle theta with the horizontal. Find the torque of the weight यानी mg, torque of the weight of the particle about the point of projection. Torque, किसका टॉर्क निकालना है हमको, torque of the weight of the particle about the point of projection when the particle is at the highest point. तो इसमें टॉर्क निकालना है और प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा सा यूज है। जब भी हम टॉर्क निकालें तो हमको हमेशा क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में कि टॉर्क हमें किस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो इस क्वेश्चन में टॉर्क निकालना है हमको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट। और किसका टॉर्क निकालना है, जिस फोर्स का टॉर्क निकालना है वो पार्टिकल का वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स है mg। कब निकालना है, जब वो मैक्सिमम हाइट है अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं इसको समझने के लिए। तो ये है डायग्राम जिसमें पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u है। इसको वेलोसिटी u से हमने प्रोजेक्ट किया। जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, तो मैक्सिमम हाइट पर जब ये पहुंचेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है कितनी हो रह जाएगी, u cos थीटा। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है जो कि u sin थीटा होगा और ये u cos थीटा। तो u cos थीटा तो कांस्टेंट रहता है क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा लगातार बदलता जाएगा, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बदलता जाएगा। मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाता है 0। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u cos थीटा राइट साइड में। हालांकि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है नहीं यहाँ पर क्योंकि हमको टॉर्क निकालना है। पार्टिकल पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने बनाया वर्टिकली डाउनवर्ड, वो कितना है, mg के बराबर है। ठीक है, और टॉर्क हम निकालते कैसे हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की डेफिनेशन से। हालांकि टॉर्क निकालने के लिए हम दो फॉर्मूले लगाते हैं, टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस एफ और दूसरा होता है टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यूज करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रेंज का हाफ हो जाएगी, r/2 के बराबर। ठीक है, और ये जो टॉर्क है इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, इसका सेंस ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज और डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स। डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं, जैसे कि ये है फोर्स mg और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बनाऊंगा वो हो जाएगी इधर की तरफ d। तो d क्रॉस mg अगर हम कर दें तो टॉर्क की डायरेक्शन निकल आएगी और ये सेंस ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज और राइट हैंड स्क्रू लॉ से डायरेक्शन कहाँ आएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड और कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो मैग्नीट्यूड आएगा टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अगर हम निकालते हैं तो mg इंटू r/2। r क्या है, रेंज है, रेंज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। तो mg इंटू 2 रेंज है u² sin 2 थीटा अपॉन g। sin 2 थीटा को ओपन कर देते हैं तो mg u²/2g इंटू 2 sin थीटा cos थीटा। इसको फर्दर कैलकुलेट कर लें तो आंसर आ जाता है mu² sin थीटा cos थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको केवल टॉर्क की डेफिनेशन आती है आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज पुल्ड असाइड टू मेक एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ द वेट W ऑफ द बॉब अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन व्हेन इज द टॉर्क जीरो. और टॉर्क जीरो कब होगा ये भी बताना है. और टॉर्क कैलकुलेट कब करना है, जब पेंडुलम को थीटा एंगल से वर्टिकल के साथ थीटा एंगल से थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है. ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं हम. ये हमने डायग्राम बना लिया है. इसमें ये सिंपल पेंडुलम है. ठीक है, इसकी जो लेंथ है क्वेश्चन में गिवन है, यस L लेंथ गिवन है इसकी. तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है L के बराबर. और इसका मास भी दिया होगा, मास क्या वेट ही दिया हुआ है W के बराबर, यानी कि mg इक्वल टू कितना दिया है, W के बराबर दिया हुआ है. फिर क्या काम किया, इसको एंगल थीटा से थोड़ा टर्न कर दिया है. ठीक है, तो ये इसकी नई पोजीशन है. कितना एंगल से इसको टर्न कर दिया है, थीटा से. हमको बताना है कि इसका जो वेट है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पर लग रहा है उसका टॉर्क कितना है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पर mg के बराबर. ठीक है, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये इसका. अब देखो टॉर्क निकालने के लिए हम दो तरीके लगा सकते हैं. या तो हम mg के कंपोनेंट कर लें. तो mg का कंपोनेंट अगर मैं करूं तो ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा, और ये आएगा mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा. तो इसमें mg cos थीटा की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ही पास हो जाती है, तो उसका टॉर्क जीरो होगा. और mg sin थीटा का टॉर्क आएगा केवल, क्योंकि mg sin थीटा परपेंडिकुलर है, जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी जाएगी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगी L. तो टॉर्क बन जाएगा mg sin थीटा इंटू L के बराबर. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें, mg को रिजॉल्व ना करें. तो अगर मैं mg को रिजॉल्व नहीं करता हूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी आएगी, ये वाली. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा हमने लाइन ऑफ एक्शन पर, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी L sin थीटा के बराबर, L sin थीटा. तो या फिर आप टॉर्क ऐसे लिख सकते हो mg इंटू L sin थीटा. तो एक ही बात है, चाहे तो आप mg sin थीटा इंटू L करो या mg इंटू L sin थीटा करो, दोनों से ही सेम टॉर्क मिलेगा. तो इसका जो टॉर्क है वो मैं लिख देता हूं, टॉर्क इक्वल टू mg sin थीटा इंटू L के बराबर. तो ये तो हो गया आंसर. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, mg sin थीटा की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इधर है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जैसे अगर हम d मान लेते जो कि L के बराबर है, फिर हम d क्रॉस mg L sin थीटा करते हैं, तो सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है इसका, क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स. अब इसमें पूछा है कि ये टॉर्क जीरो कब होगा. ये टॉर्क जीरो तब होगा जब mg का टॉर्क जीरो तब होगा जब ये पेंडुलम कहाँ पर होगा, अपनी मेन पोजीशन में. जब पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन में होगा तो mg और टेंशन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ही पास होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होगा, इसलिए उसका टॉर्क जीरो आएगा. ठीक है, तो टॉर्क कब जीरो है, मेन पोजीशन में, और थीटा एंगल से जब इसको थोड़ा सा रोटेट किया हुआ है तब टॉर्क की वैल्यू कितनी है, mg sin थीटा इंटू L के बराबर. तो ये हो गया इसका सोल्यूशन. अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यह है क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्हेन अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज एक्सर्टेड एट 30 डिग्री टू ए रेंच एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द नट, इट इज जस्ट एबल टू लूजन द नट. ठीक है, तो एक रेंच है जिस पर 6 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं 30 डिग्री एंगल पर. डायग्राम में अभी बनाऊंगा, उसका डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में. तो वो खुल जाता है. तो जब हम नट को खोलते हैं ना तो हमें उसे टॉर्क लगाना पड़ता है, तब वो घूमता है, या तो खुलता है या टाइट होता है. कब, जबकि हम उस पर टॉर्क लगाएं. जैसे इसको पकड़ के ऐसे हम टॉर्क देते हैं तो रेंच में जो नट होता है वो फंसा होता है, वो खुलता है. फिर क्या किया, व्हाट फोर्स F वुड बी सफिशिएंट टू लूजन इट इफ इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द रेंच एट 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द नट. अगर फोर्स को 30 डिग्री पे ना लगा के रेंच के परपेंडिकुलर लगाएं और उसकी वैल्यू अगर F है तो उसी नट को खोलने के लिए कितना फोर्स सफिशिएंट होगा. तो पहले हम जरा डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम आपको साफ साफ देखिए इसलिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ. ये है इसका डायग्राम जो क्वेश्चन में गिवन है. ये बनी हुई है जो आप देख रहे हो, एक रेंच बनी हुई है.
और इसमें एक नट है, ये फोर्स F और एक है 6 न्यूटन का। तो ये है एक नट यहाँ पर, ठीक है। और ये जो रेंच है, ये नट हम इसको यहाँ से पकड़ के, थोड़ा और यहीं से पकड़ के दिखाता हूँ आपको, यहाँ से पकड़ के इसको रेंच से हम इसको टाइट कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। तो अगर फोर्स यहाँ पर लगाते हैं हम 6 न्यूटन का 30 डिग्री एंगल पर, तो ये ओपन हो जाता है। यानी कि इस फोर्स ने जितना टॉर्क दिया है वो टॉर्क इस नट को खोलने के लिए सफिशिएंट है। रेंच पर लगाया जाने वाला टॉर्क सफिशिएंट है इस नट को ओपन करने के लिए। तो उतना ही टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा अगर हम फोर्स यहाँ लगाते हैं, ठीक है। अगर हमने फोर्स यहाँ पर लगाया तो कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि इसी नट को खोल दे। यानी कि यहाँ पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो सेम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो जरा डिस्टेंसेस वगैरह भी कुछ कुछ हमको क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। और अब देखो टॉर्क रिक्वायर्ड टू लूजन द नट इन द फर्स्ट केस, जो पहली सिचुएशन है जिसमें फोर्स यहां लगा हुआ है, इसमें नट को लूज करने के लिए कितने टॉर्क की जरूरत पड़ेगी या कितना टॉर्क लगा रहा है ये वाला फोर्स। तो हमने लिख लिया फोर्स का कंपोनेंट, कौन सा वाला कंपोनेंट लिख लिया, जो कि इसके 2 कंपोनेंट कर दिए, एक कंपोनेंट इधर और एक इधर, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 6 sin 30 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 6 cos 30। अब जो ये वाला कंपोनेंट है इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो यहीं से पास हो जाएगी, जिसके अबाउट ये, जैसे नट कहीं पर खोलना होगा तो नट को खोलने के लिए नट अपनी एक्सिस के अबाउट घूमेगा। तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से पास हो रही है। इसको खोलेंगे या ओपन करेंगे तो ये नट इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, ठीक है। तो जो फोर्स 6 cos 30 डिग्री है इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो यहीं से पास हो रही है, तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। टॉर्क किससे मिलेगा, 6 sin 30 डिग्री से। तो 6 sin 30 का टॉर्क कितना होगा, 6 sin 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 6 sin 30 इंटू 8 इंटू 10⁻² मीटर, सॉल्व करने पर ये आता है 24 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर के बराबर। यानी कि इस नट को ओपन करने के लिए हमने जो फोर्स यहाँ पर लगाया था उसने इतना टॉर्क दिया है। यानी कि हम फोर्स कहीं भी लगाएं हमें इस तरह टॉर्क की जरूरत पड़ेगी अगर इस नट को खोलना है तो फोर्स की हमने पोजीशन बदल दी। अब तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो अब इस फोर्स से टॉर्क कितना मिलेगा हम ये देखते हैं कि जो ये वाला फोर्स है, अब ये वाला फोर्स तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर लगाया गया है, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी हो गई है, 8 + 8 यानी 16 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर के बराबर। तो इसका टॉर्क कितना आएगा, इसका टॉर्क आएगा फोर्स F इंटू 16 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर, ये टॉर्क आया। अगर हम चाहते हैं कि ये वाला फोर्स इस नट को खोल दे तो इस फोर्स का टॉर्क भी इतना ही होना चाहिए, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो अगर हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया तो सिंप्लीफाई करने पर हमको ये मिला, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई कर दें इसको तो कितना आंसर आ जाता है, आंसर आ जाता है 1.5 न्यूटन के बराबर। और ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है कैलकुलेट द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी शोन इन द फिगर अबाउट द पॉइंट O। तो जो पॉइंट O है उसके अबाउट हमको निकालना है टॉर्क। तो जरा डायग्राम हम देख लें कैसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में एक शेप दिया हुआ है और फोर्स इस पर कहीं पर लगे हुए हैं अलग अलग पोजीशन पर। तो ये डायग्राम है, ये फोर्सेस दिए हुए हैं। अब हमको निकालना है कि इन सभी फोर्सेस का टॉर्क कितना कितना है। तो हम 1 बाई 1 सभी का टॉर्क निकालते हैं। और किस पॉइंट के अबाउट निकालना है टॉर्क, टॉर्क क्वेश्चन में कहा गया है पॉइंट O के अबाउट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये सारे टॉर्क हम निकालेंगे किसके अबाउट, पॉइंट O के अबाउट। ये वाला फोर्स ध्यान रखना छुप रहा है थोड़ा, ये है 5 न्यूटन के बराबर, ये 15 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 10 न्यूटन का टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन, जो 10 न्यूटन का फोर्स है इसका टॉर्क कितना होगा, इसका टॉर्क होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
तो जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो इधर है, और जिस एक्सिस के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वो है O। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इससे परपेंडिकुलर हम इस पर ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, ये डिस्टेंस ऑलरेडी कितनी है, 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका जो टॉर्क है वो हुआ 10 × 4, और ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 10⁻²। सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है इस टॉर्क का, क्लॉकवाइज है। ठीक है, यहाँ से ऐसे देखेंगे तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है। इसके बाद हम देखते हैं टॉर्क अब किसका, अब हम देख रहे हैं टॉर्क ऑफ 15 न्यूटन फोर्स। तो जो 15 न्यूटन फोर्स देख रहे हो आप यहाँ पर, इसके टॉर्क निकालने के दो तरीके हैं, या हमेशा टॉर्क निकालने के दो तरीके मैक्सिमम केसेस में अवेलेबल होते हैं। या तो आप फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लो, या फोर्स को रिजॉल्व कर लो परपेंडिकुलर और पैरेलल। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर फोर्स को रिजॉल्व कर लें, जैसे कि ये फोर्स है 15 न्यूटन का, इसका एक कंपोनेंट में कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 15 cos 37। दूसरा होगा इसके परपेंडिकुलर, यानी एक हो गया इसके परपेंडिकुलर, ये होगा 15 sin 37, और एक होगा यहाँ पर 15 cos 37। अब 15 cos 37 का टॉर्क 0 होगा, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रही है, यहीं से, O से ही पास हो जाएगी। 15 sin 37 की वजह से टॉर्क मिलेगा, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये दिख रही है हमको 6 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो टॉर्क ऑफ 5 न्यूटन इक्वल टू, अच्छा पहले 5 न्यूटन का बात कर रहे थे हम 15 न्यूटन की, तो ये हो जाएगा 15 × 6 × sin 37 10⁻²। तो चाहो तो आप फोर्स का कंपोनेंट कर लो, चाहे तो आप जो डिस्प्लेसमेंट है या जो पोजीशन वेक्टर है उसका कंपोनेंट कर लो। तो मैं एडवाइस करूंगा कि इस वाले क्वेश्चन में फोर्स का कंपोनेंट करके कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है, जैसे 15 sin 37 × 6 कर देंगे। इसके बाद हम टॉर्क निकालते हैं 5 न्यूटन फोर्स का। तो 5 न्यूटन फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो यहीं से पास हो रही है, पॉइंट O से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0 है, इसलिए इसका टॉर्क कितना आएगा, इसका टॉर्क आ जाएगा 0 के बराबर। अब हम निकालते हैं टॉर्क 20 न्यूटन फोर्स का। तो जो 20 न्यूटन फोर्स है, इसका टॉर्क निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस फोर्स को रिजॉल्व कर देता हूँ। तो एक मैंने इसका इधर कंपोनेंट ले लिया हॉरिजॉन्टल, और एक कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल। तो एंगल को अगर तुम समझो तो देखो ये एंगल कितना गिवन है, टोटल 150 है, तो ये मैंने बना दिया यहाँ तक का 90 डिग्री। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 60। यानी कि ये जो फोर्स लगा हुआ है उसकी लाइन ऑफ एक्शन कौन सी, कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। और ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। इस फोर्स को अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूँ तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल है 60 डिग्री के बराबर। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा 20 cos 60, और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 20 sin 60 के बराबर। तो जो 20 sin 60 है उसकी लाइन ऑफ एक्शन O से ही पास हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी 0 है, तो इसका टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन जो 20 cos 60 है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, इधर बना देता हूँ, ये 20 cos 60, और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा 20 sin 60। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी आई, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी है 4 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो 20 cos 60 × 4 ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर लिया। चारों फोर्सेस के जब हमने टॉर्क लिखे तो इनके साथ साथ मैंने सेंस ऑफ रोटेशन भी लिखे हैं। जैसे कि सबसे जो पहला वाला है उसका सेंस ऑफ रोटेशन किधर है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये है ये है क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, और ये तो 0 ही था, और सबसे आखिरी वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव, ठीक है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, और फिर हम लिख देंगे इस सिस्टम पर नेट टॉर्क कितना है। तो नेट टॉर्क आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, जो सबसे पहला वाला था वो 40, जो तीसरा वाला कहना चाहिए 20 न्यूटन की वजह से जो आया, नहीं 15 न्यूटन की वजह से जो आया वो है -90 × 3/5, माइनस इसलिए क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। और जो चौथा टॉर्क है वो भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में था, तो एंटी क्लॉकवाइज को हमने नेगेटिव ले लिया है। सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा हमको, फाइनल आंसर आ जाएगा
0.54 न्यूटन पर मीटर। माइनस आने का मतलब ये है कि जो फाइनल टॉर्क आया है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को हमने नेगेटिव लिया था। तो इसका आंसर क्या हुआ? अब बुक में प्लस माइनस तो दिया नहीं है, तो हम सिंपल इसका आंसर लिखेंगे, इसका जो टोटल टॉर्क है वो कितना है? 0.54 न्यूटन मीटर इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और डायरेक्शन क्या होगी? अगर सेंस एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 20 का डिस्कशन कंप्लीट। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका डिस्कशन करते हैं यहीं पर कंप्लीट। ठीक है।